कल भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने अनंतनाग में यूपी से आए हुए टूरिस्टों को लेकर जो मामला बना, उस मामले में एफआईआर दर्ज हुई। नेता को पुलिस ने क्लेम किया कि हमने गिरफ्तार किया है उनकी धर्मपत्नी और बेटे के साथ। आज दूसरा मामला बना। कल रात को एक वीडियो वायरल हो रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, जिस वीडियो में एक स्कॉर्पियो नजर आ रही थी। उस स्कॉर्पियो के सामने कुछ महिलाएं नजर आ रही थी जो जारो कतार रो रही थी और आरोप यह लगा रही थी कि बीजेपी के नेता ने उनके किसी परिजन के साथ, उनके किसी करीबी के साथ मारपीट की है। यह वीडियो कल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और सुबह जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लिया और इस मामले में एफआईआर दर्ज की। अब अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक एफआईआर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता और डीडीसी मेंबर एजाज हुसैन राथर के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की गई है। और एफआईआर इस मामले में है कि उन्होंने गलत तरीके से कुछ लोगों को रोका और उन्हें जख्मी भी किया। यह भी कहा गया है कि 2 लोगों ने इनके खिलाफ जो है शिकायत दर्ज की और शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस ने इमदाद अली मीर और नाजिम हुसैन बट इन 2 लोगों के शिकायत दर्ज कराने के बाद फौरन एफआईआर दर्ज की है। शिकायत के मुताबिक नाजिम हुसैन बट और इमदाद मीर ने एफआईआर नंबर 51/2023 अंडर सेक्शन 323, 341, 30 मई 2023 को पांथा चौक पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है डीडीसी मेंबर एजाज हुसैन राथर के खिलाफ। और सिर्फ इतना ही नहीं, यह भी आपको यहां पर बताएं कि एजाज हुसैन राथर का जहां तक ताल्लुक है वो हज कमेटी जो है भारत की उसके मेंबर भी हैं और उसके अलावा वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो हैं युवा विंग जो है बीजेवाईएम के रहे हैं। उन्होंने डीडीसी का चुनाव श्रीनगर के खौनमो सीट से लड़ा और जीता भी। और ये 3 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी ने घाटी में जीती थी उसमें से 1 सीट है। और इसी पर फौरन टिप्पणी की श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर जुनैद आजम मट्टू ने और उन्होंने कहा कि एक रेन ऑफ टेरर हैज बीन अनलीस्ड ऑन पीपल ऑफ बलहामा श्रीनगर बाय द इनकम्बेंट डीडीसी मेंबर बिलोंगिंग टू बीजेपी फॉर इंडिया। उन्होंने कहा कि दहशत का एक माहौल जो है वो बलहामा श्रीनगर में डीडीसी मेंबर जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने वहां पर रेन ऑफ टेरर है उनका वहां पर। और उन्होंने ये कहा दूसरी बार उन्होंने आम लोगों के ऊपर वहां पर 1 महीने के अंदर अंदर हमला किया है और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उन्होंने महिलाओं को भी वहां पर पीटा है और ये सब कुछ उन्होंने सिक्योरिटी कवर में किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद जुनैद आजम मट्टू ने, ये आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें भी उन्होंने शेयर की हैं। ये आप देखिए, ये तस्वीरें उन्होंने शेयर की हैं। तस्वीर शेयर करने के साथ साथ में उन्होंने बताया भी है कि किस आदमी के साथ ये मारपीट की गई है और ये मामला बना। यहां पर ये भी मैं आपको बताऊं कि सिर्फ एक ही नहीं बल्कि इससे पहले भी 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं पांथा चौक थाने में। और ये 2 एफआईआर मैं आपको इनके नंबर भी बताऊंगा। मेरे पास ये आईपीसी 1860 506 सेक्शन के तहत एक एफआईआर 9 अक्टूबर 2020 को दर्ज की गई पांथा चौक थाने में। इस एफआईआर में अगर मैं थोड़ा सा आपको तफसील बताऊं तो इसमें एक्यूज्ड का कोई पता नहीं, अननोन लिखा है। लेकिन जब आप शिकायत पढ़ते हैं तो शिकायत में साफ तौर पर यह कहा गया है कि एडिशनल मोबाइल मजिस्ट्रेट पांथा चौक CRN नंबर बशीर अहमद खान के मामले में एट प्रेजेंट जाफरान कॉलोनी सेमपुरा और उसके अलावा मोहम्मद खलील खान RO सोनवार एट प्रेजेंट जैफरान कॉलोनी सनपुरा, उन्होंने एडवोकेट शेख मंजूर के जरिए और उसके अलावा सब इंस्पेक्टर एजाज अहमद राथर और उसके अलावा इन एडवोकेट शेख मंजूर के जरिए लोग कोर्ट में गए और इन्होंने मामले वहां पर अपनी फरियाद पेश की। एजाज अहमद राथर, मंजूर अहमद राथर, फयाज अहमद राथर, इनके खिलाफ गुलाम मोहम्मद राथर, ये तमाम लोग बलहामा के रहने वाले हैं। और इसमें उन्होंने डायरेक्शन दी applicant complaint seeking direction from SHO Panthachok to register a case against the accused and investigate the matter। उसके बाद कोर्ट ने 26 सितंबर 2020 को SHO पुलिस स्टेशन पंथाचोक को कहा कि आप मामले की पड़ताल करें और फौरन जो है इस मामले में रिपोर्ट फाइल करें। उसके बाद यहां पर पुलिस ने यह कहा है एक्यूज जिसे इसमें करार दिया गया है एजाज अहमद राथर को लेकर प्राइमा फेसिया इन्वॉल्व फॉर कमीशन ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 506 आईपीसी विच इज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड पुलिस ऑफिसर कैन नॉट इन्वेस्टिगेट द केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट
having power to try or commit such case to trial. Having regard to the facts and circumstances of the case, permission is granted to SHO Police Station Panthachok with redirection to investigate the matter. The application is disposed of, be consigned to records after due compilation. Announced 3 अक्टूबर 2020। इसे डिजिटली एडिशनल स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट पंथाचोक ने इस पर साइन किए हैं। उसके बाद दूसरी एफआईआर जो है 12 नवंबर 2020 को एक और एफआईआर लगती है। इसमें दफाएं हैं 447, 382, 354, 147। इसमें भी जो प्लेस ऑफ अकरेंस वो वही बताई जा रही है, एड्रेस जाफरान चौक, पांथा चौक, और इसमें कंप्लेनेंट जो हैं वो गुलजारा बेगम है और उनके पति का नाम बशीर अहमद खान है, वो शिकायत करता है। और इसमें भी एक्यूज को लेकर कहा गया है अननोन, लेकिन जब आप शिकायत पढ़ते हैं तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम है। अब इससे पहले 2 एफआईआर और आज तीसरी एफआईआर। इन 3 एफआईआरों के बाद अभी जो प्रेस नोट आया है उससे पता चलता है कि बीजेपी के नेता और युवा लीडर और हज कमेटी के मेंबर एजाज अहमद राथर ने एक हैंडआउट इशू किया है और इसमें उन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी एड्रेस किया है। उन्होंने उसमें कहा है कि जितने भी आरोप मुझ पर लगाए गए हैं ये तमाम आरोप गलत हैं। जिन लोगों ने ये आरोप लगाए हैं वो लोग लैंड माफिया हैं, भूमाफिया हैं, और ये हमारा फर्ज बनता है कि हम इन लोगों के खिलाफ बात करें। उन्होंने आगे क्लेम किया है कि कल वो खानमू गए थे और उनके साथ आरडीडी सेक्रेटरी मनदीप कौर वो भी वहां पर थी। उन्होंने कहा जब मैं वापस आ रहा था जिन लोगों ने मुझ पर आरोप लगाए हैं उन्होंने मेरे साथ गाली गलौज की, उसके बावजूद मैं कंपोज रहा और मैंने उनके खिलाफ पांथाचोक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की। उन्होंने कहा कि हमारी जो कम्युनिटी है उनके वो जो हरकतें कर रहे हैं उसको लेकर परेशान है। वो पंडित कम्युनिटी की प्रॉपर्टी को पर कब्जा करना चाहते हैं, उनकी एग्रीकल्चरल जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इन लोगों ने सरकारी संपत्ति का भी गलत इस्तेमाल किया है और कहा है कि सरकार ने इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है, और यह भी कहा कि सरकार इन लोगों के खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई कर रही है। इन 4 लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने मुझ पर आरोप लगाए हैं, उन्होंने यह भी कहा कि जो तहसीलदार हैं उन्होंने उन्हें नोटिस भी इशू किया है कि उन्होंने एग्रीकल्चरल जमीन के ऊपर, जो खेतीबाड़ी की जमीन है उस जमीन के ऊपर कब्जा किया। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने कभी कोई ऐसा गलत काम किया नहीं है, और यह भी कहा कि जहां लैंड माफिया होगा, लैंड माफिया के खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे। और जम्मू कश्मीर पुलिस पर मुझे पूरा यकीन है कि वो इस मामले की ठीक तरीके से पड़ताल करेंगे, और जो गलत इल्जामात मुझ पर लगाए गए हैं उससे साफ तौर पर पता चलता है किस तरीके से आम नागरिकों के साथ ज्यादती हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि ये लोग हुलिगन्स की तरह बिहेव कर रहे हैं और इन्होंने उनकी जिंदगी पर के लिए वो खतरा बन गए हैं। उन्होंने ये कहा कि मैं सरकार से ये गुजारिश करता हूं कि वो मेरी रक्षा करें। ये गैंगस्टर जो हैं इनके पास बहुत दौलत है और इन्होंने हजारों कनाल सरकारी जमीन और माइग्रेंट प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा किया है। यानी साफ तौर पर ये तमाम इल्जामात को खारिज कर रहे हैं और एजाज हुसैन ये कह रहे हैं कि ये तमाम आरोप बेबुनियाद हैं, मैंने किसी के ऊपर कोई हमला नहीं किया, उन लोगों ने मेरे साथ गाली गलौज की लेकिन उसके बावजूद मैं खामोश रहा। लेकिन सवाल फिर यह पैदा होता है कि जिस तरह की पिटाई हुई है उस एक व्यक्ति की, और वो जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो पिटाई किसने की? वो रात के अंधेरे में जिन आ गए थे या रात के अंधेरे में कोई और व्यक्ति आया था जिसने उसे पीट दिया? सवाल यह भी खड़ा होता है कि जिस नेता के साथ पीएसओ चलते हैं उसके बाद वो नेता ये कहे कि उसे किसी ने गाली गलौज दी और बिल्कुल कंपोज रहा, तो उस नेता को बधाई भी देनी चाहिए और उस नेता का अभिनंदन भी करना चाहिए कि आप बिल्कुल कंपोज रहे। आपको इतना सब कुछ उन लोगों ने कह दिया तो आपने कुछ नहीं किया। और जिस व्यक्ति को मार पड़ी, जो थाने गया, जिसने शिकायत दर्ज करवाई, जिसकी शिकायत के दर्ज होने के बाद एफआईआर लॉन्च हुई, उस आदमी की पिटाई आखिरकार किसने की? जाहिर सी बात है इस पर श्रीनगर के प्रशासन को एक इन्वेस्टिगेशन बाज़ाब्ता सिट बिठानी चाहिए ताकि मालूम चले कि रात के अंधेरे में आखिरकार ये जो पिटाई इस बेचारे आदमी की हुई है, किसने ये पिटाई की, ये आखिरकार मामला क्या है। और उसके बाद जिस तरह की सहूलत पुलिस बाकी नेताओं को और बाकी लोगों को नहीं देती, उस तरह की सहूलत जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्यों दी जा रही है? यानी साफ तौर पर यह सवाल है कि अगर 3 मामले दर्ज हुए हैं, इन तीनों मामलों में इन्वेस्टिगेशन कहां पहुंची है? इन्वेस्टिगेशन अभी तक मुकम्मल क्यों नहीं हुई? 2020 में अगर कोई एफआईआर दर्ज हुई है
क्या वो एफआईआर खत्म हो चुकी? क्या उस एफआईआर में मामला कोर्ट में पहुंच चुका है? क्या उस एफआईआर को आपने क्लोज कर दिया है? क्या उसके बाद की एफआईआर को क्लोज किया गया है? ये चीजें भी सोचने समझने वाली हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी मामले में एफआईआर जब दर्ज होती है तो पुलिस फौरन कार्रवाई करती है और आधे घंटे के अंदर अंदर पुलिस, आप जानते हैं, तटस्थ है और जिस तरह के ऑफिसर इस समय ग्राउंड पर काम कर रहे हैं उनकी ईमानदारी पर, उनकी काबिलियत पर किसी को कोई संदेह नहीं। लेकिन सवाल यह है कि जब राजनीतिक तौर पर जब आप कार्रवाई करने पर आए तो कार्रवाई करते समय कौन किस राजनीतिक दल से ताल्लुक रखता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है हुआ क्या है, उस मामले की पड़ताल हो और अगर बेबुनियाद इल्जामात भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर कुछ लोग लगा रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन अगर बेबुनियाद इल्जामात नहीं है और किसी की वाकई पिटाई हुई है, उसके बाद पुलिस को फौरन इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन देखने को यह मिला है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं उन्होंने एक प्रेस नोट इशू किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस एक एड्रेस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन तमाम इल्जामात को उन्होंने बेबुनियाद बताया और कहा ये इल्जामात उनके ऊपर एक ताकतवर भूमाफिया लगा रहा है। वो भूमाफिया बेसिकली उन्हें परेशान करने के लिए, उनकी जान को उससे खतरा है। उन्होंने प्रशासन से यह गुजारिश की है कि आप मेरी जान बचाएं। कल एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, परसों की बात है, और कल उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और आज दूसरे भारतीय जनता पार्टी नेता के खिलाफ तीसरी एफआईआर है। ये जानना ये भी चाहेंगे क्योंकि जो ऑलरेडी 2 एफआईआर लगी हुई हैं उन एफआईआरों का क्या हुआ, वो एफआईआर क्लोज हो चुकी हैं या उस मामले में इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी है, और जिन्हें उसमें आरोपी बताया गया है उन आरोपियों को क्या क्लीन चिट मिला है कि नहीं मिला है। और उसके बाद जब आप एफआईआर पढ़ते भी हैं तो उसमें एक्यूज किसी को नहीं बताया गया है, लेकिन शिकायत जब आप बीच में पढ़ते हैं तो उसमें साफ तौर पर आप देखते हैं कि शिकायतकर्ता किसका नाम ले रहा है और शिकायतकर्ता क्या कुछ कह रहा है।